विजय सामंत साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जो रीडेवलपमेंट का विषय है, 4 जुलाई 2019 का जो सर्कुलर है गवर्नमेंट का, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये पूरे रीडेवलपमेंट इंडस्ट्री में, हाउसिंग सोसाइटी की, और कितना इम्पोर्टेंस है ये ब्रीफ बताइए। और आगे हम जो सवाल है एडवांस में हमारे पास आए हैं वो सवाल भी लेंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सुनील जी, आप भी बधाई के पात्र है, बिकॉज जिस प्रकार से ये कार्यक्रम चला रहे हैं बहुत पॉपुलर है। और आज भी मैं जब यहाँ आ रहा था, काफी लोगों ने पूछा कि कितने बजे शुरू हो रहा है। काफी लोग आज जुड़े हुए इस प्रोग्राम से, और विषय आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलाइट्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्कुलर डेट 4 जुलाई 2019। बेसिकली ये विषय जो है ये रीडेवलपमेंट को लेकर यह विषय है। तो रीडेवलपमेंट में एक जो अक्सर सवाल हम देखते हैं, जो लोग डालते हैं कि लोगों को बड़ा डर लगता है रीडेवलपमेंट शुरू करने के लिए। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर अटक गया तो, कहीं फंस गए तो। हकीकत ये है, मुंबई, पुणे, नागपुर, कहीं भी आप जाओ, ठाणे, कहीं भी जाओ, किसी भी इलाके में आप जाओगे तो आप देखोगे उस इलाके में 10 रीडेवलपमेंट शुरू है। 10 में से 7 बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, 3 अटक गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनरल बॉडी जब हम लेते हैं तो 7 जो बनी बिल्डिंग उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा वो 3 बिल्डिंग जो बन पड़ी है उसी के बारे में चर्चा होती है। नेगेटिविटी लोगों को बड़ा खौफ होता है। अब सवाल फिर वही होता है कि भाई इनकी तरह अगर हमारी हालत हुई, अगर हम रास्ते पे आ गए तो क्या हो जाएगा। तो सवाल यही है लोगों का कि कोई उपाय बताइए कि हम ये 3 में से चौथा नहीं बने, हम 7 में से 8 बने। तो सबसे पहले तो इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं, वो 3 क्यों अटके। बहुत सारे कारण हैं। उस कारण को छूने से पहले आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर करता हूं मैं। बिल्कुल सर, ओके। मैं आपको कोई चीज बताऊं, कुछ सवाल करूंगा, उसका आपको जवाब देना है। मैं इस शब्द जब बोलूंगा आपके दिमाग में क्या विचार आता है आपको बताना, ठीक है। मैं कहूंगा सुर संगीत, लता मंगेशकर। मैं कहूंगा क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। मैं कहूंगा अभिनय के सरताज, बिग बी श्री अमिताभ बच्चन। बिजनेस टाइकून, मुकेश अंबानी। बिल्डर, आप जवाब नहीं दे रहे हो। उसका कारण यही है कि जैसे मैं बिल्डर कहता हूं आपके दिमाग में सीधा आ जाता है चोर। ये गलत धारणा है, बिल्डर चोर नहीं होता है। बहुत सी नेगेटिविटी, बिल्डर्स, डेवलपर जो अपना पैसा लगाते हैं, जमा पूंजी लगाते हैं, और कुछ ऐसे पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन बहुत नेगेटिव। वो थोड़ा सा बताइए कि ऐसा है कि ये कालांतर से, मतलब पिछले जो पाप है वो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि बिल्डर पे दोष देने से आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। अगर आपको आपकी प्रोसेस को स्मूथली करना है तो इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको कायदे का पालन करना है। आज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ कायदे बना के दिए हुए, उस कायदे के अंदर विद इन द एम्बिट ऑफ द लॉ, इफ यू आर गोइंग टू कैरी आउट द रीडेवलपमेंट, आई कैन एश्योर यू देयर विल बी नो प्रॉब्लम। हैविंग सेड दैट, आज तक ऐसा कोई भी रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है जहां पे हर्डल्स नहीं थे। मतलब भले आपको बिल्डिंग खत्म होने के बाद लग रहा है कि अरे ये तो फर्स्ट क्लास तैयार हो गई, फर्स्ट क्लास नहीं होता है। हर रीडेवलपमेंट में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई हर्डल आते ही है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आपने कायदे का पालन किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ये विषय मेनली प्रॉब्लम 3 जनवरी 2009 के पहले बहुत ज्यादा था, लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 3 जनवरी 2009 का जो सर्कुलर निकाला, उसमें उन्होंने बिल्कुल बताया है कि अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है तो उनको किन स्टेजेस से गुजरना है, कौन से पायदान पार करने। अगर उस चीज को हर एक ने प्रॉपरली फॉलो किया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता हूं फिर भी कि आप में से कोई उसके ऊपर अड़ंगा नहीं डालेगा या कोई कोर्ट कचहरी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में हर एक को अधिकार दिया गया है। और हम भी कहीं कहीं जिम्मेदार हैं, डेवलपर नहीं, हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं। इंटरनल अगर आदमी कोई केस करता है, कुछ करता है, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट अटकता है। लेकिन इसका जो समाधान है बहुत सिंपल है। अगर आपने कायदा फॉलो किया है तो किसी ने भी अगर उसके सामने जाकर हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की है तो आज एन नंबर ऑफ हाई कोर्ट के जजमेंट्स है जहां पे आपको ये तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका अगर सामना नहीं करना है
तो जैसे मैंने कहा 3 जनवरी 2009 का पहला सर्कुलर था जो 10 साल तक इन प्रैक्टिस था। 4 जुलाई 2019 का जो नया सर्कुलर आया है उससे जो पुराना सर्कुलर था वो रिडंडेंट हो गया है। अब उस सर्कुलर में कुछ चीजें ऐड की गई, बाकी उसका ढांचा जो है, जो बेस है, वो वही है जो 3 जनवरी का था। और ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लोगों ने बड़े प्रश्न चिन्ह निकाले, लेकिन अगर आप ठीक से उसे पढ़ो ना तो आपको पता चलेगा कि वो आपके हित में ही है। मतलब ये जो भी कायदे दिए ये बिल्कुल सोसाइटी के हित में है। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा ये क्या क्या मतलब कहता है ये 4 जुलाई का। बेसिकली बिकॉज इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो डेफिनेटली एमसीएस एक्ट के अंडर ही आपको कार्रवाई करनी है। और जब कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपके जो मेंबर्स है, जो मैनेजिंग कमेटी है, उसका गठन होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी दैट द मैनेजिंग कमेटी इज अ प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी। क्योंकि कई सोसाइटी में देखिए आज महाराष्ट्र में सोसाइटी 2 प्रकार से चलती है। एक चलती है बिल्कुल कायदे कानून से, एक चलती है राम भरोसे। अगर आप सवाल करो तो दोनों सोसाइटियां चलती है, मतलब ऐसा नहीं कि वो रुकती है, वो भी चलती है, ये भी चलती है। लेकिन जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है वो अगर राम भरोसे चलने वाली है तो उनको अड़चन आना ही है, क्योंकि कायदे का पालन अगर नहीं करोगे, क्योंकि अभी तो आरटीआई जैसा मजबूत शस्त्र है, तो उसके तहत अगर किसी को जानकारी चाहिए तो आप उसको पुराने पाप आपके हैं तो बाहर आएंगे। तो इसलिए सिंपल मेथड यही है कि जो दिया है उसका पालन करवा तो तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहला यही कहा गया कि आपकी कमिटी शुड बी अ प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी। अब सवाल ये है कि व्हाई डू वी रिक्वायर इट टू बी अ कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी? सिंपल, रीडेवलपमेंट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैनेजिंग कमिटी इज गोइंग टू साइन। तो कौन साइन करेगा? सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, जो ऑफिस बेयरर्स है। अगर ये ऑफिशियली प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी नहीं है तो इनके ऊपर सवाल डेफिनेटली कब ना कभी उठाए जाएंगे। तो इट शुड बी अ प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज आज सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट जा रही है तो सोसाइटी के पास क्या जानकारी है? एक बिल्डर जब रीडेवलपमेंट में आता है तो उसके साथ 4 प्रकार के प्रोफेशनल्स डेफिनेटली होते हैं। उसके पास एक आर्किटेक्ट रहता है, लीगल एक्सपर्ट्स रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, टेक्निकल टीम रहती है। अब जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोसेस में जा रही है तो जाहिर है कि सोसाइटी को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अपने तरफ से कुछ प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करनी होगी। तो रीडेवलपमेंट का विषय है तो सोसाइटी को आर्किटेक्ट लगेगा ही लगेगा, लीगल पर्सन लगेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा, टेक्निकल टीम लगेगी। उसी के साथ उनको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का हाउसिंग कंसल्टेंट लगेगा, बिकॉज जो प्रक्रिया पूर्ण होनी है उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। मीटिंग बुलाना, उसके एजेंडा नोटिस निकालना, मीटिंग को अंजाम देना, जो मिनट्स लिखे गए हैं वो प्रॉपरली लिखे गए कि नहीं, उसमें प्रोफेशनल असिस्टेंस देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेजोल्यूशंस प्रिपेयर किए जाएंगे, जिसको ठराव कहते हैं हम, वो ठराव जो है वो प्रॉपर वर्डिंग में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अक्सर देखा गया है जब कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का मामला होता है तो लिटिगेशन के मामले में आपने क्या कहा या आपको क्या लगा, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उस मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया। तो इसलिए जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो इट नीड्स टू बी एब्सोल्युटली इम्पेकेबल। If the documentation is good, then there are very less chances of any kind of litigation hassles happening. At the same time, ये जो प्रोफेशनल्स आप चुनोगे तो इनको चुनने के लिए एक जरिया दिया गया है which is known as a project management consultancy। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी कहते हैं। अब ये पीएमसी क्या है? तो पीएमसी इज बेसिकली प्रोफेशनल सर्विसेज गिवन टू द हाउसिंग सोसाइटी टू हेल्प the committee and the members to conduct a very smooth redevelopment। मैं बार-बार मैं ये कहता रहूंगा स्मूथ रिडेवलपमेंट। तो ये शक्य सिर्फ तब है जब आपके पास एक सक्षम पीएमसी हो। पीएमसी सक्षम होना बहुत जरूरी है। मेरी समझ में जो आ रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। रीडेवलपमेंट इज नथिंग लेस देन महाभारत। जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र में
पांडवों ने युद्ध जीता था वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण थे। आपका पीएमसी इज योर श्री कृष्ण, वो आपको गाइड करने वाला है, वो आपको दिशा दिखाने वाला है। और श्री कृष्ण ही होता है। हमारे यहाँ जैसे प्रभु साहब है हाउसिंग गुरु, तो उनका मार्गदर्शन जैसे सोसाइटी को मिलता है, वैसे ही रीडेवलपमेंट में आप जब जाओगे तो वहां पे पीएमसी का बहुत बड़ा रोल होगा। अब 4 जुलाई का सर्कुलर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता है। मसलन जो जनरल बॉडीज आप बुलाओगे फॉर सिलेक्शन ऑफ द पीएमसी और सिलेक्शन ऑफ द बिल्डर, you will be conducting n number of meetings throughout this entire process, जिसमें 2 meetings बहुत महत्वपूर्ण है। The meeting where you are going to select the PMC is going to be of paramount importance. उस मीटिंग को कंडक्ट करने का जो तरीका, जो प्रोसेस बताया गया है वो थोड़ा अलग हटके। Although it is a special general body meeting, as per the bylaws, to call for a special general body meeting we require to give 5 days clear notice. But here, when you are going to select the PMC का चयन आप जिस स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में करने वाले हो, उस मीटिंग की नोटिस इंस्टेड ऑफ 5 डेज वो 14 डेज की रखना बहुत जरूरी, देना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से उस मीटिंग में जो आपका कोरम होगा वो नॉर्मली हमारे बायलॉज में लिखा है 20 और 2/3, whichever is less। बट यहाँ पे जब आप पीएमसी सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करते हो तो वहां पे द कोरम फॉर द मीटिंग हैज टू बी 2/3, दैट इज 67%। अगर 67% मेंबर्स नहीं आ पाते हैं उस मीटिंग में तो मीटिंग शुरू नहीं की जा सकती, बिकॉज अनलाइक द अदर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स या एजीएम मीटिंग जहां पे एक फुटनोट रहता है व्हिच सेज इन केस ऑफ नो कोरम एट द डेजिग्नेटेड टाइम the meeting will be adjourned for half an hour and after half an hour it will be convened at the same place same time। यहाँ पे यह मीटिंग तहकूब करने का जो समय दिया है वो 7 दिन का दिया है and before 1 month from that day। तो it is necessary कि we complete that meeting on that day। उस मीटिंग में जो एजेंडा होगा वो भी प्री डिसाइडेड है। 3 एजेंडा उस दिन लेने हैं to decide on the preliminary decision on the redevelopment, to select the PMC and उसके ऊपर जो लेखा जोखा है, मतलब पीएमसी अपनी रीडेवलपमेंट कैसे करने वाले उसके बारे में जानकारी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पीएमसी का सिलेक्शन कैसे करना है। तो पीएमसी का सिलेक्शन बेसिकली आप सोसाइटी में एक नोटिस डाल सकते हो, आपके जितने जानकार लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करके वहां से कोटेशन मंगा सकते हो। 3 कोटेशन अगर आपको मिलते हैं मिनिमम, ज्यादा आएंगे तो गुड, बिकॉज जितना कंपटीशन रहे उतना अच्छा। मिनिमम 3 कोटेशन की जरूरत है। 3 कोटेशन को लेकर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद 14 दिन के बाद जब जनरल बॉडी मीटिंग बैठती है तो उस जनरल बॉडी मीटिंग में आपको एक पीएमसी का चयन करना है। इस सर्कुलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपके सोसाइटी में बिठाया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटर को रीडेवलपमेंट की किसी भी प्रक्रिया में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार रीडेवलपमेंट की जितनी मीटिंग्स कंडक्ट होने वाली है उस मीटिंग में अगर कोई मेंबर शिरकत नहीं करता है, अगर कोई मेंबर अपनी उपस्थिति नहीं रखता है तो उसका लिखित या वर्बल किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन, सजेशन, रिमार्क्स उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छा मूव इसलिए है क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं पीपल डोंट वांट टू अटेंड द मीटिंग्स। बहुत सारे सोसाइटीज में 100% कंप्लेंट ये हमको देखने को मिलती है कि सर हमारा तो कोरम ही पूरा नहीं होता, डिसीजंस लेने वाले हो तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि लोग मीटिंग में आते नहीं है, लोग घर में बैठ के कागज काला करते हैं। कई बार तो यह भी देखा है हमने कि लोग नाके पे खड़े रहकर 3-4 लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं कि हमारे सोसाइटी में ये गलत चल रहा है, हमारे सोसाइटी ऐसा होना चाहिए। समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, फिर बाद में सवाल होगा। और जो फोरम आपको दिया गया है वहां आप नहीं आते हो और वहां खड़े रहकर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी सोसाइटी बिल्कुल सही चलनी चाहिए, तो ये गलत है। जब फोरम दिया गया है आपको उस फोरम में आइए, क्योंकि इस सर्कुलर में बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि जो भी मेंबर अपनी जो भी राय बेबाक तरीके से रखेगा उस राय को नोट भी किया जाएगा और उसके नाम के साथ, और ये लिखा है इस सर्कुलर में कि और एनी ऑब्जेक्शंस, सजेशंस, रिमार्क्स
given by the member who is attending the meeting will be noted in the minutes with his name. So मतलब आपकी राय मुफ्त में खराब नहीं होने वाली है, उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आपको जो राइट दिया है मीटिंग अटेंड करने का, उसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो आपको जो भी कहना है वो आगे कैसे ले जा सकते। और रीडेवलपमेंट में खासकर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन अक्सर ये देखा गया है लोगों को लगता है एक बार कमेटी का गठन हुआ तो वो अपने आप से चलाएंगे, जो गलत है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कमेटी जो है वो अपनी मनमानी भी करती है, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स है। पता नहीं, मतलब मेरा काफी लंबा चौड़ा करियर हुआ है इसमें।